हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी रटो मत समझो सीरीज का ये लेक्चर थर्ड है। लेकिन अगर आपने मेरे इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखना, क्योंकि ज्योग्राफी में क्रम वाइज चलना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपको बाद में इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो आप लेक्चर फर्स्ट से ही देखना, इसको स्टार्ट करना। तो इसमें हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और कन्वेक्शन करंट थ्योरी को देखेंगे, और फिर इनके बाद धीरे धीरे आगे के लेक्चर में हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देखेंगे। तो वेगनर से पहले भी और भी ज्योग्राफर रहे हैं जिन्होंने कुछ रिसर्च की है। तो जो वेगनर का ये सिद्धांत है, उनकी ये स्वतंत्र और मौलिक सिद्धांत नहीं है। पूर्व के प्रभाव सिद्धांतों एवं नवीनतम अन्वेषणों पर आधारित परिसंशोधित मत है। तो और भी जो ज्योग्राफर थे उनके एविडेंस को उसने इकट्ठा किया और फिर खुद का एक परिसंशोधित मत प्रस्तुत किया। तो कौन कौन से थे वो एविडेंस, तो उनको हम देखेंगे। ये जो जिग्सा फिट वाला एविडेंस है वो प्रोफेसर कैरीब और बुल्लार्ड का था, कि हम अगर जो आज वर्तमान में कॉन्टिनेंट देखते हैं तो अगर हम उनको आपस में मिलाते हैं तो वो मिल जाते हैं और एक जिग्सा फिट जैसी आकृति बनती है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये पहले सारे जो कॉन्टिनेंट हो ये आपस में एक ही बड़ा महाद्वीप हो, जिसे हम पेंजिया बोलते हैं, और बाद में इनका विखंडन हुआ हो, क्योंकि इनको मिलाने पर ये सब की जो आकृतियां आपस में ये फिट हो जाते हैं। और कौन से एविडेंसेस हैं? पेलियो क्लाइमेटिक शीत जलवायु साक्ष्य। देखो अभी वर्तमान में हमें ये ऐसा दिखता है। तो बात ये है कि आपको सबको पता है ये वाला जो एरिया है ये ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर लेकिन ये वाले जो पेलियो क्लाइमेटिक में क्या दिखाया गया कि ये इन जगहों पर अफ्रीका के साउथ वाले पार्ट में, साउथ अमेरिका के भी दक्षिण में, अंटार्कटिका पूरा, इंडिया के भी दक्षिण में ग्लेशियल एविडेंसेस मिले हैं। जैसे मान लो रिवर है तो वो जो रिवर लैंडफॉर्म बनते हैं तो उनके जो निशान होते हैं वो अलग होते हैं। इसी तरीके से जहां पर हिम नदियां चलती है तो वहां पर वो एक स्टेशन मार्क्स क्रिएट करती है। तो वो जो हिम नदियों के मार्क्स जो चिन्ह है वो यहाँ पर फाउंड हो रहे हैं, ग्लेशियल एविडेंसेस। तो बात यह है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जो पोल साइड है वहां पर वो हमारा क्षेत्र आइस से ढका हुआ होता है। ऐसे ही अंटार्कटिका पूरा हमारा आइस से ढका हुआ है। तो हो सकता है कि जो हमारा ये जो कॉन्टिनेंट हो ये पहले एक ही भाग के टुकड़े हो, मतलब एक ही भाग हो, बाद में इनका विखंडन हुआ हो। बात सारी चल रही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। आज जो हम महाद्वीप देख रहे हैं वो ऐसे ही नहीं थे, वो पूर्व में किसी एक ही कॉन्टिनेंट का भाग थे। तो और को अब आगे चलते हैं और भी एविडेंसेस को समझते हैं। दूसरी बात ये कि हमें पता है कोयले की जो उत्पत्ति है वो उष्ण कटिबंधीय कठोर वृक्षों के तनों से होती है, न कि समशीतोष्ण कटिबंध वनस्पति। अगर आपने इन उष्ण कटिबंधीय वनस्पति, समशीतोष्ण कटिबंध वनस्पति के बारे में नहीं भी सुना है तो क्लाइमेटोलॉजी में भी आप इसको फिर समझोगे। तभी बोला है कि एक सीरीज वाइज चलो, तो धीरे धीरे अगर कोई डाउट भी होगा तो वो आगे आपको क्लियर होता जाएगा। तो अभी आप यहाँ समझो कि इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है और इस वाले एरिया में समशीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। तो जनरली क्या होता है कि जो कोयले का निर्माण होता है वो इसी एरिया में होता है, लेकिन वर्तमान में आपको पता है कि जो कोल के भंडार है वो इस क्षेत्र में भी, यहाँ पर भी जैसे देखने को मिल रहे हैं। तो कोल बेल्ट यहाँ पर कैसे संभव है, इधर कैसे पॉसिबल है कोल बेल्ट का मिलना? तो फिर अब ये भी हमें क्या बता रहा है कि मतलब महाद्वीप का विस्थापन हुआ है। मतलब जैसे ये जो क्षेत्र है पहले इधर साइड रहा होगा, धीरे धीरे वो खिसक कर वहां पर आगे बढ़ा होगा, ऐसे ही इधर से प्रवाह हुआ होगा। तो ये जो सारे एविडेंस है हमें यही बता रहे हैं कि कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ है, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है। पर उसके पीछे जो कौन से किस फोर्स है वो नहीं पता कर पा रहा है अभी वेगनर। फिर और भी एविडेंसेस देखो, बायोलॉजिकल एविडेंसेस। जैसे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू है ना, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग एनिमल एक वो होता है कि पाए जाते हैं। हम ऊपर जाएंगे ठंडे इलाकों में तो वहां पर याक हमें देखने को मिलेंगे। अगर आप हिमालय क्षेत्र में ऊपर की ओर जाते हो तो पर्टिकुलर क्लाइमेट में पर्टिकुलर स्पेशीज जो होती है वो मिलती है। तो ये बात हुई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो स्पेसीज, जैसे इसके लिए ये वाला कलर दिखाया गया है, इसके लिए ये वाला कलर दिखाया गया है,
कि जो स्पेसीज अंटार्कटिका में मिल रही है वो इंडिया में भी मिल रही है, जो स्पेसीज साउथ अमेरिका के पार्ट में मिल रही है वो अफ्रीका में भी मिल रही है। तो इन्होंने क्या ये स्पेसीज इतना ज्यादा ट्रेवल करके चली गई, क्योंकि बीच में आज तो हम इस दिशा में है ना, तो इतना मतलब इन्होंने यहाँ से यहाँ तक आप देखो ट्रेवल कर लिया इतना ज्यादा, मतलब पानी आया बीच में और वो यहाँ पर पहुंच गए, ऐसे ही यहाँ से यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रेवल, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इससे एक ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो है पूर्व में एक ही कॉन्टिनेंट का भाग होंगे, ये सारे जो महाद्वीप है, तब तभी ये चीज जो है पॉसिबल है, वरना तो फिर ये कैसे संभव है कि इतना ट्रेवल करके ये वहां पर पहुंच गए। अब हम करंट अफेयर्स में क्या पढ़ते हैं कि हम अफ्रीका से टाइगर को ला रहे हैं, और कहां पर शिफ्ट कर रहा था जब हमने कूनो एमपी में, तो उसके लिए भी तो हमने वो जो कंडीशन थी क्लाइमेटिक कंडीशन देखी कि कहां पर उन्हें रखा जा सकता है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि हर क्लाइमेट में सफर कर जाएंगे, तो एक कंडीशन की वजह से वो उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाते हैं फिर। तो वही चीज थी कि ये शायद पूर्व में किसी एक ही कॉन्टिनेंट का भाग रहे होंगे, तभी ये जो इनके जीवाश्म है, जो इनके जीवाश्म है वो यहाँ पर भी मिल रहे हैं और अफ्रीका में भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो आपको ये पास पास लिख रहा है कि यहां से यहां ये तो मिल गया, पर नहीं, ये देखो वर्तमान में तो हमारा ऐसे है ना, कितनी डिस्टेंस है ये। तो अब आपको शायद अब चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। पर वेगनर अब बात आ जाती है कि ठीक है, सब कुछ मान लिया कि ये कॉन्टिनेंट एक भाग थे, जैसे कि पहले इसको पेंजिया कहा और ये जो पानी वाला पार्ट था उसको पेंथालाशा कहा गया। फिर इसका धीरे धीरे विखंडन हुआ और 150 मिलियन ईयर्स अगो हम ये लॉरिशिया और गोंडवाना भाग में विभाजित हो गया। फिर 100 मिलियन ईयर्स अगो ये इस तरह से कुछ दिखने लगा। उसके बाद अर्थ को आज टूडे इस तरह से अर्थ हमारा दिखता ही है। अब बात आ जाती है कि विखंडन जो हुआ तो उसके लिए जो पर्याप्त बल था वो कौन से थे इनके विखंडन के लिए, वो मूवमेंट कौन सा था, मतलब इनका विखंडन हो गया कौन सा बल था? तो वेगनर ने कहा वो बल थे ग्रेविटेशनल और टाइडल, ज्वारीय बल और गुरुत्वीय बल। तो और जो जोग्राफर थे उनकी आलोचना ही इसलिए की जाती है कि ये बल जो है वो पर्याप्त नहीं है किसी भी महाद्वीप के विस्थापन के लिए। तो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है इसलिए वेगनर की इसकी आलोचना बहुत ज्यादा होती है। अब आर्थर होम्स इसका सॉल्यूशन देते हैं आगे कि कौन सा वो बल है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिससे ये जो महाद्वीप है उनका विस्थापन हुआ है। अब और क्वेश्चन वेगनर से फिर किए गए कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है। तो वेगनर कहते हैं कि क्या हुआ, जैसे आप इसको समझो, सियाल सीमा नीफे। तो सियाल मतलब सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम और आयरन और निकल। तो ये जो है ये इससे हल्का है, ये भारी है, ये और भारी है। तो कोई भी जो हल्की चीज होती है वो भारी चीज पर तैर रही होती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है। ठीक है, तो पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ कि सियाल का सीमा पर रुकावट से पर्वतों का निर्माण हुआ। मतलब जैसे ये अगर कॉन्टिनेंट है, मान लो ये हमारा साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पर कुछ रुकावट उत्पन्न हो गई जिससे कि ये पर्वतों का निर्माण हो गया। तो ठीक है भाई, लेकिन आप हमें ये बताओ, चलो हम ये तो मान लेंगे कि जो कॉन्टिनेंट के आ, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो गया, यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो गया रुकावट से, यहाँ पर हो गया, लेकिन जो बीच में जो ये पर्वत हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है फिर? तो फिर ये अब इसका आंसर वेगनर नहीं दे पाते हैं, तो फिर इनकी आलोचना होने लगती है। तो जिसका हमें समाधान प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही बताएगी आगे जाकर। फिर उसके बाद एक और वेगनर से क्वेश्चन किया गया कि आप हमें ये बताओ कि जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सारी जो घटनाएं ये कैसे होती है? तो अब आप इसको देखो, उन्होंने कहा कि जो महाद्वीप के अग्रभाग में घर्षण होता है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा से चट्टानों में पिघलन होता है, और फिर उससे क्या होगा, पिघलन की वजह से जैसे मान लो कि महाद्वीप के जो अग्रभाग है यहाँ पे घर्षण उत्पन्न हुआ, उससे ऊष्मा उत्पन्न हुई और चट्टानों का पिघलन शुरू हो गया, तो ये बीच में इनमें जो क्रैक बना यहाँ से पिघलकर मैग्मा बाहर आने लगा, और मैग्मा दबाव से चट्टानों में विस्फोट, भ्रंशन जैसी गतिविधियां हुई। तो ये चीज भी अब इधर वेगनर ने कह दिया कि घर्षण, यहाँ तो वर्ड वो यूज कर रहा है घर्षण, और यहाँ सियाल सिंह पर रुकावट पर्वत के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो वो अपनी ही बातों में कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इस वजह से इनकी आलोचना हुई। कोई बात नहीं, लेकिन ये क्रांतिकारी एक चेंजेस था जो उन्होंने बताए। इसके बाद बस जो बल था वो उसे ढंग से नहीं बता पाए हैं। तो इसके लिए अब हम आर्थर ओम्स की थ्योरी को पढ़ते हैं, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है,
अब आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में यहाँ पर कैसे पता चलता है कि वो अंदर से लिक्विड फॉर्म में है और सेमी लिक्विड है, ठीक है, फिर कहां पर वो सॉलिड है। तो ये हमें पी और एस वेव्स बताती है, जिसको मैंने अच्छे से सेकंड लेक्चर में डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे ये हमारी ब्लैक वाली एस वेव को इंडिकेट करती है, ये येलो लाइन वाली हमारी पी वेव्स को इंडिकेट करती है, और इसके बारे में भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सेकंड लेक्चर में डिस्क्राइब की गई है। तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तो अभी मैं इतना ही बताऊंगी कि इसकी वजह से हमें ये जानकारी है कि ये जो हमारा है लिक्विड फॉर्म में है अंदर। तो क्या होता है, आप कभी पानी उबालते हो तो पानी जब गर्म होता है तो वो ऊपर आने लगता है, या कोई भी दूध वगैरह कोई भी चीज गर्म होती है तो सीधे वो ऊपर आने लगती है, ठीक है। तो इसी तरह से हॉट प्लूम का निर्माण होता है अर्थ में, इधर मेंटल लोअर मेंटल वाले पार्ट में प्लूम का निर्माण होता है, ये ऊपर की ओर फ्लो करते हैं। फिर क्या होता है, ये इस पार्ट से थोड़ा सा टकरा के इधर की साइड मूव करती है और ये इधर की साइड मूव करती है, जिसे हम लेटरल प्लूम कहते हैं। फिर जब कोई चीज ठंडी होती है, अब ये इतनी भी ठंडी नहीं होती, इसके कंपैरेटिवली वो थोड़ी सी ठंडी होती है, तो वो फिर वो नीचे आने लगती है और ये एक साइकिल क्रिएट हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, ये कन्वेक्शनल सेल बन जाती है, यानी संवहनीय कोशिका बन जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा इधर खिसकने लगता है। ये जो बल है ना, ये इसको खिसका रहा है, ये वाले पार्ट को, हमारे लिथोस्फेयर वाले पार्ट को खिसका रहा है, जिससे क्या हो रहा है, महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है। तो अब इससे हमें बल का पता लग गया कि वो कौन सा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट के लिए, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आ गया, ये हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। लेकिन ये भी इसको स्पष्ट नहीं कर पाया है कि भूकंप, पर्वत निर्माण, ये सारी चीजें ये भी स्पष्ट नहीं कर पाई, जिसे हम आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी कम समझ में आई तो आप इसको 1 से 2 बार देखिए, लेकिन अपने डाउट को क्लियर करिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और आपको अगर मेरा इनिशिएट अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करो। और बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।